हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आसुबेल का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, आसुबेल थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। इनकी थ्योरी को अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थपूर्ण मीन्स मीनिंगफुल, शाब्दिक मतलब वर्बल, और अधिगम मतलब लर्निंग, और सिद्धांत मीन्स थ्योरी। ठीक है, साथ ही साथ इनके सिद्धांत को मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं, तो आसुबेल जुड़े हुए हैं। और जो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है उसके बारे में किसने बात की है? आसुबेल ने बात की है। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग से भी कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है, क्योंकि इनके भी जो इन्होंने अधिगम के जो 4 प्रकार बताए हैं उसमें भी एक जो लास्ट वाला जो चौथा टाइप है वो डिस्कवर्ड लर्निंग ही है, डिस्कवरी लर्निंग ही है। लेकिन डिस्कवरी लर्निंग इन्होंने केवल एक पार्ट बताया है, और इसकी जो डिटेल में बात की है या जो इसका जो मेन एस्पेक्ट दिया है वो किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि उसमें हम ब्रूनर के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी थ्योरी में अगर हम मेन बात करें तो जो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है उससे रिलेटेड है ये। ठीक, तो इनका सिद्धांत क्या है? आज मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी कहलाता है। और इस सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि सीखते समय जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन पर ध्यान देना है। इसीलिए इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने ये बताया है कि जो छात्र हैं वो प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, जो पुराना ज्ञान है उसके आधार पर जो नए विषय हैं उनको जोड़ते जाते हैं, और इस तरीके से वो नई चीज़ों के बारे में या जो उनकी संज्ञानात्मक, जो उनके दिमाग में जो उनके संज्ञान में जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। ये कहते हैं कि जो छात्रों का पूर्व ज्ञान का भंडार है, ठीक है, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उससे जोड़कर हम नई चीज़ों को सार्थक ढंग से सीखते हैं, और इस पुरानी चीज़ को नई चीज़ों से जोड़ना, नई अनुभूतियों के साथ सार्थक ढंग से जोड़ना, इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? आत्मसात करना या आत्मसातकरण करना, एसिमिलेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात हो गई कि जब आप जो पुराना ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके आधार पर जब आप नए ज्ञान को, नई अनुभूतियों को जोड़ते हैं तो ये प्रोसेस क्या है? आत्मसात करना कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इसके बारे में आसुबेल ने बात की है। अब इनका जो सीखना है वो उन्होंने 4 प्रकार का बताया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, RM और क्या है? RD। ठीक है, आपको इससे याद रहेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार ब्रूनर में और आसुबेल ने। तो सिंपल सा है, RMRD। RMRD किससे जुड़ा हुआ है? आसुबेल से जुड़ा हुआ है। पहला जो R है वो क्या है? वो देख लेते हैं, रोट लर्निंग, जिसको क्या कहते हैं? रटंत अधिगम। जब हम रट कर सीखते हैं, अटक कर सीखने से तात्पर्य क्या है? जब हम, जो छात्र होते हैं वो विषय या पाठ के अर्थ को बिना बिना मतलब उस तरीके से बिना समझे, पता नहीं क्या है ये, एस टाइप हो गया, बिना एस प्रक्रिया समझे मुझे यथावत उसका पुनरुद्धान करना सीखने से है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब जो छात्र होते हैं वो जो दिया गया विषय या पाठ होता है उसके अर्थ को बिना समझे, ठीक है, बिना समझे यथावत एज इट इज़, जैसा वो है उसी तरीके से उसको रट लेते हैं। जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कि ब्रूनर ने कौन से जो सीखने के बारे में बताया है या कौन सी स्टेजेस दी हैं, हम तो सिर्फ रट लेंगे कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली इनएक्टिव स्टेज होती है, दूसरी जो है वो आइकॉनिक स्टेज होती है, और तीसरी सिम्बलिटिक स्टेज होती है, सिम्बलिटिक स्टेज होती है। हम रट लेंगे, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, जबकि वो बहुत सिंपल है। पहला क्या था? इनएक्टिव अपने वातावरण में जो क्रियाएं होती हैं उनको देखकर सीखता है। दूसरे में क्या था? जो उसके दिमाग में प्रतिबिंब छप जाते हैं, जो इमेजेस थी, मेंटल इमेजेस, उससे। और थर्ड क्या था? हमारा जो सिंबल यानी भाषा की बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे? उसको रट के समझ लेंगे कि नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या। तो उसी तरीके से रटंत अधिगम क्या है? जब हम चीज़ों को रट लेते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसको पोएम रटा दी जाती है, जब पहाड़े रटा दिए जाते हैं, सारी चीज़ें रटा दी जाती हैं। प्रैक्टिकली तो हम वो बाद में सीखते हैं ना, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो बाद में पता चलता है ना कि मछली बाहर निकालो तो वो तड़प के मर जाती है। ठीक है, या फिर इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं पहले हम उनको केवल रट कर सीख लेते हैं, और इस तरीके का जो अधिगम होता है इसको उन्होंने क्या कहा है कि ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ठीक, उसके बाद है अर्थपूर्ण अधिगम।
मीनिंगफुल लर्निंग ये इम्पॉर्टेंट है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, इसी पर इनकी पूरी थ्योरी है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम क्या है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम को इन्होंने अर्थपूर्ण आत्मसात करना भी कहा है। जब आप पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ों को जोड़कर कुछ नया सीखते हैं, कुछ मीनिंगफुल सीखते हैं ना, तो वो मीनिंगफुल एसिमिलेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार के सीखने में जो छात्र होते हैं वो किसी विषय या पाठ को समझ कर आत्मसात करते हैं। भाई आपने जो चीज़ें सीखी, जो चैप्टर आपने मैथ्स में पढ़ा या जो चैप्टर आपने साइंस में पढ़ा, उसको समझ लिया, समझ कर आपने उसको क्या किया, ग्रहण किया, एसिमिलेशन किया, आत्मसात किया, तथा उसे अपने पूर्व ज्ञान से सफलतापूर्वक संबंधित कर लिया। अब हम जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो हमको पुराना पता है उसके साथ हम जोड़कर ये चीज़ें समझ ले रहे हैं। ठीक है, मीनिंगफुल तरीके से इन चीज़ों को हम समझ लेंगे, तो वो क्या हो गया कि पुरानी चीज़ों के साथ हमने उसको सफलतापूर्वक क्या कर लिया, संबंधित कर लिया। तो शिक्षकों को कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र में अर्थपूर्ण सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा करो, रट लो, ख़त्म करो, क्वेश्चन तो ये आना ही आना है तो उसको रट लो, ये नहीं करना चाहिए। उसके अर्थपूर्ण सीखने पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक, अब उन्होंने अर्थपूर्ण सीखने के लिए 2 बातें बताई कि अर्थपूर्ण विषम यानी मीनिंगफुल मटेरियल जो होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ अर्थपूर्ण सीखने की मानसिक तत्परता भी होनी चाहिए। भाई सीखने के लिए अगर आप तत्पर नहीं होंगे तब तक आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी जो मानसिक तत्परता है वो भी होनी चाहिए। तो शिक्षकों को क्या चाहिए कि जो भी विषय वो पढ़ा रहे हैं, है ना, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करें, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें आपके सामने कि वो आपके लिए अधिक से अधिक मीनिंगफुल बन जाए। प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है, अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ना पढ़ाया जाए, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही ना किया जाए, कोई स्ट्रक्चर ही ना प्रिपेयर करके आऊँ, कुछ सोचूं ही ना कि कौन सी टेक्निक से पढ़ाऊँगी, बस बता दिया, बस समझा दिया, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, है ना। आप उन चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे, आप इधर उधर भटकेंगे, चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो मीनिंगफुल एसिमुलेट करने का मतलब ये है कि शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के सामने इस तरीके से अपने सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन करे, प्रेजेंटेशन करे कि जो बच्चा है वो उसको सीखने के लिए तत्पर रहे और वो मीनिंगफुल तरीके से उन चीज़ों को सीख ले। ठीक, ये बात हो गई मीनिंगफुल लर्निंग की। इसके बाद जो तीसरी बात की है वो उन्होंने क्या कही, अधिग्रहण अधिगम की, यानी रिसेप्शन लर्निंग की। इसमें ये बात करते हैं कि जो छात्रों के समक्ष जो सामग्री है वो या तो बोल कर दी जाती है या तो लिख कर दी जाती है। ठीक है, किसी भी तरीके से छात्र के समक्ष जो है वो सामग्री प्रस्तुत की जाती है, तो छात्र जो है वो उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेते हैं, आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, सिमुलेट करने का प्रयास करते हैं, परंतु ये जो तरीका है ये रटंत वाला होता है। रटंत ना होकर समझ कर जब आप चीज़ें करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से कहते हैं कि अगर आप अभिग्रहण कर रहे हैं, अब अभिग्रहण है रिसीव, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो चीज़ें आपने रट ली, और कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई तो वो चीज़ें आपने समझ ली, है ना। अभिग्रहण करने का क्या मतलब है, अभी जब हमने आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी वहाँ पर भी बताया था कौन से डोमेन में आता है ये, अफेक्टिव डोमेन में बात की थी हमने। सबसे पहले हमने आपको यही तो बताया था, रिसेप्शन, है ना, कि आग्रहण करना, ठीक है, रिसीव करना। आप जो है वो चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, क्लास में आप बैठे हैं, टीचर बता रहा है, आप सुन रहे हैं, या फिर आपने घर आए, आपने चीज़ों को सर्च किया, आपको किसी अलग तरीके, तो कुछ चीज़ें आपने रट ली, जो चीज़ें आपको नहीं याद हुई, नहीं समझ में आई, वो चीज़ें आपने रट कर ग्रहण कर ली। ठीक, अधिग्रहण का क्या मतलब है, वो चीज़ें आपने रट कर ग्रहण कर ली। और कुछ चीज़ें जो आपने समझी, आपको अच्छे से समझ में आई, आपने पुराने ज्ञान से जोड़कर नई चीज़ों को कोरिलेट किया, समझा, यानी जो आपकी सेकंड वाली मीनिंगफुल लर्निंग थी वो हो गई। तो रिसेप्शन लर्निंग जो है वो दोनों तरीके की हो सकती है। केवल ये कहना कि बच्चा रट कर ही रिसीव करता है ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि रट कर रिसीव करता है और कई बार होता है कि समझ कर रिसीव करता है, तो ये दोनों ही तरीके का हो सकता है। ठीक है, चौथा क्या है हमारा, डिस्कवरी लर्निंग, इसी के बारे में हम बता रहे थे। ये इनका 4th टाइप है, लेकिन इसका जो अगर हम बात करें तो जो
उनकी ब्रूनर की थ्योरी है उसको डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि आपने किसी नए नियम या नए विचार को खोजा, ठीक है, डिस्कवर किया, उसके सीखने से होता है। अब ये भी जो है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक। अब जैसे एक तो हो गया रटंत वाला, रटने वाला कैसे, एग्जाम्पल दिया ही हुआ है कि भारत जो है वो डैश सन में आज़ाद हुआ। तो अब ये क्या आपने कोई डिस्कवर किया? नहीं, ये तो आपने रटा हुआ है ना, आपने जब पढ़ा होगा तब आपको पता चला होगा, ठीक। 2011 के अनुसार जनसंख्या इतनी है, अब जनसंख्या कितनी होगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके की हो सकती हैं। रोड डिस्कवरी लर्निंग भी हो सकती है और मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग भी हो सकती है। जो मेन मतलब है इसका वो क्या है, जो पठन पाठन सामग्री है, जो पुरानी चीज़ें हैं या जो उनके साथ जो नया कंसेप्ट है, नया नियम या नए विचार की खोज करना। जब आप किसी नए विचार या नए नियम की खोज करते हैं तो वो डिस्कवरी लर्निंग होती है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं था कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आपको लगा कि तो वो डिस्कवर नहीं, वो तो भाई रटने वाली चीज़ हो गई, ठीक। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ मीनिंगफुल तरीके से समझकर उसके बारे में कोई नई चीज़ पता लगाई तो वो क्या हो गया, मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग हो गई, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने जो अपनी 4 लर्निंग्स हैं इनके बारे में बात की है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अधिगम प्रक्रिया में जो आत्मसात किस तरीके से बच्चा बालक कर रहा है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आत्मसात कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। तो ये कह रहे हैं कि एसिमिलेट भी 4 तरीके से किया जाता है, ठीक है। एसिमिलेट भी 4 तरीके से किया जाता है। पहला क्या है, योगात्मक अधिगम, कॉम्बिनेशनल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो छात्र है वो जो समरूपता के आधार पर सीखे गए विचार हैं, समरूपता समझ रहे हैं ना, जो समान होते हैं, समरूपता के आधार पर जो सीखे गए विचार हैं उनको सार्थक ढंग से अपनी वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना के तथ्यों के साथ जोड़ लेता है। जहाँ हमें सिमिलैरिटी दिखती है वहाँ हम क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों के साथ या जो वर्तमान चीज़ है उसके साथ जोड़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जब छात्र जो है वो गैस के ताप, आयतन के जो मध्य हैं, व्यक्ति का जो भार है, ऊंचाई है, इन सभी के बीच में क्या करता है, कोई सामान्यीकरण ढूंढ लेता है, कोई समरूपता। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीखे गए ज्ञान को अर्थपूर्ण ढंग से अपनी वर्तमान संरचना के साथ संबंधित कर पा रहा है। योगात्मक का मतलब सिर्फ इतना है जब आप कंबाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कंबाइंड कर लेते हैं किन चीज़ों को जो आपके दिमाग में हैं उनको आप नए विचार के साथ कंबाइंड कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से आप एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं। दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट, जब आप उनके बीच में सबऑर्डिनेशन बैठाते हैं, अधीनस्थ अधिगम होता है ये, यानी कि किसी सामान्य नियम या विचार के अंतर्गत आप किसी नई बात को सीखते हैं, यानी जो सीखी गई बातें हैं यद्यपि वो नहीं होती हैं फिर भी उनका प्रयोग जो है वो सामान्य की तुलना में कम किया जाता है। अब जैसे अभी आपको केवल लर्निंग की मीनिंग और उसके जो फैक्टर्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, नेचर है, उसी के बारे में पता था, ठीक है। इसके बारे में आपने सोचा था ज़्यादा क्या होगा, कुछ थ्योरीज़ होंगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक लंबे टाइम से थ्योरीज़ चल रही हैं, ये भी थ्योरी है, वो भी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं अभी आगे, है ना। तो सबके बारे में हम जानते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट लर्निंग हो गई, ठीक। यानी कि आपने जो विचार हैं, जो चीज़ें हैं, वो सामान्य नियम या जो नवीन बातें हैं उनको सीखा, है ना। हालांकि आपके लिए नहीं है लेकिन सामान्य तरीके से, सामान्य बात की तुलना में आपके साथ उसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, सबऑर्डिनेट कर लिया आपने, उस तरीके से आपने आत्मसात किया। उसके बाद है सहसंबंधात्मक, यानी सहसंबंध यानी कोरिलेशन स्थापित कर लेते हैं आप, जो पहले से सीखे गए नियम हैं उनके साथ जो नवीन ज्ञान है उनको आप संबंधित करके परिमार्जन कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इन्हेंस कर लेते हैं उनको, और तब चीज़ें सीखते हैं। तो आप क्या करते हैं, कोरिलेशन बैठा लेते हैं। पहले आपने क्या किया था, कंबाइंड किया था, जो पुरानी चीज़ें थी उनके साथ आपने नई चीज़ें जोड़ ली थी, कंबाइंड करके इस तरीके से आपने एसिमुलेट किया, वो क्या कहलाया, योगात्मक अधिगम कहलाया। दूसरे में आपने क्या किया, सबऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए, आसपास जो सबऑर्डिनेट्स थे उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली, वो क्या हो गया, अधीनस्थ अधिगम। जब आप आसपास या उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी जो सबऑर्डिनेट्स थे उनको सबको आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से आपने आत्मसात किया एक नए ज्ञान को, एक नई जानकारी को। थर्ड कह रहा है कि आपने कोरिलेशन बना लिया, जो पुराना सीखा था, जो उसके साथ नया
नया ज्ञान जो आपने सीखा तो उसमें क्या परिमार्जन हुआ, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, आपने इसमें सहसंबंध बना लिया। उच्चस्थ अधिगम क्या है कि जो छात्र पहले से जो स्पष्ट विचार है उनके आधार पर नया संप्रत्यय सीखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी चीज़ें आपने अभी तक, जितने कंसेप्ट्स आपको पता हैं, जितनी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, सबको आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, एकीकृत कर दिया, और सबको एकीकृत करके आपने कोई नियम बना लिया। जैसे आप अलग अलग तरीके के, इसमें एग्जांपल दिया कि आपने अलग अलग तरीके के पंछी देखे, ठीक है, उसके आधार पर आपने एक पंछी संप्रत्यय को विकसित किया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको जितना आपको मैने के बारे में अलग पढ़ाया गया, तोता और सबके बारे में अलग पढ़ाया गया, सबके बारे में जानकर आपने एक कंसेप्ट जो डेवलप किया उसको क्या नाम दिया, बर्ड्स। तो ये किस तरीके का अधिगम हो गया, उच्चस्थ अधिगम हो गया। हमने यहाँ पर आपको बताया कि आप 4 तरीके से ज्ञान को आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। 4 तरीके कौन से थे? पहला था योगात्मक अधिगम, आप पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद था सबऑर्डिनेट चीज़ें जो होती हैं उनके द्वारा आप नया ज्ञान आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद हमने बताया कि आप कोरिलेट कर लेते हैं चीज़ों से, उनसे आपको नया ज्ञान प्राप्त होता है, वो आप एसिमिलेट करते हैं। और फिर हमने बताया कि आपको जितने भी कंसेप्ट्स के बारे में पता है सबको आप एकीकृत कर देते हैं और तब आप कोई नई चीज़ सीख लेते हैं। तो वो क्या होता है, उच्चस्थ अधिगम हो गया। ठीक, ब्रूनर तथा आसुबेल के अधिगम के सिद्धांतों की तुलना की अगर हम बात करें तो उसमें समानताएं अधिक हैं, और जो अंतर है वो यही है कि आसुबेल ने किसके बारे में बात की है, आसुबेल ने बात की है इंडक्टिव के बारे में, डिडक्टिव के बारे में, और ब्रूनर ने किसके बारे में बात की है, इंडक्टिव के बारे में। दोनों ने ही कक्षा, अब समानताएं क्या हैं वो देख लीजिए। दोनों ने ही कक्षा शिक्षण का अर्थपूर्ण सीखना तथा समझ को स्वीकार किया है। दोनों के ही सिद्धांतों में संज्ञानात्मक प्रकृति होने के कारण मानसिक प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा बाह्य वातावरण पर कम ध्यान दिया जाता है। दोनों ही व्यवहारवादियों द्वारा प्रस्तुत यांत्रिक रूप से रट कर सीखने को अस्वीकार करते हैं। दोनों ही मनोवैज्ञानिक कक्षा शिक्षण को उन्नत बनाने का जो सबसे प्रमुख तरीका है वो ये मानते हैं कि जब बच्चा जो है वो मीनिंगफुल तरीके से सीखेगा। दोनों में ही जो है संगठन या संरचना की बात दृष्टिगोचर होती है। आपको अगर पता हो तो ब्रूनर ने भी जो बताया था उसमें सेकंड पॉइंट यही था ना, विषय की संरचना होनी चाहिए। और आसुबेल ने भी जब बताया तो उन्होंने यही बताया कि भाई टीचर को बच्चे के सामने चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, इस तरीके से संगठित करके, ताकि वो मीनिंगफुल तरीके से सीख सके। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर की बात दोनों ही कर रहे हैं। दोनों ने ही पठन सामग्री के साथ तत्वों को सीखने पर जोर दिया है। दोनों ने ही मानसिक तत्परता, किसी भी तरह के अर्थपूर्ण सीखने को ही स्वीकार किया है, और विद्यालय शिक्षण को दिन प्रतिदिन की जटिलता स्तर के अनुरूप होने की ज़रूरत पर बल दिया है। इन्होंने साथ ही साथ कक्षा में दिए जाने वाले निर्देशों को उन्नत बनाने के लिए विद्यालय प्रशिक्षण में सुधार लाने का प्रमुख तरीका माना है। ठीक, और अंतर क्या है, अंतर वही है जो हमने आपको बताया कि ब्रूनर ने आगमनात्मक ढंग से कहा है और आसुबेल ने निगमनात्मक ढंग से बात की है सीखने के सिद्धांत की। इसी के साथ आसुबेल की थ्योरी भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बोर मत होइएगा। ये थ्योरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसकी तो ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? RMRD, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि चीज़ों को आप किसी ना किसी ट्रिक से याद रखें और सारी थ्योरीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी थ्योरीज़ हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही हैं और बोरिंग नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आप खुद इंटरेस्ट लीजिए तो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। ओके, थैंक यू।